अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। आज के खबरनामे में बात होगी हिंदुत्ववादियों के बढ़ती गुंडागर्दी की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। जानेंगे कि क्यों बुराई छोड़ने और नेकी करने की दुआ से हिंदुत्ववादी हो रहे हैं पागल। योगी हुकूमत ने कैसे बनाया बेवकूफ़। बात होगी गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नारे के दरमियान जंगलों में गायों पर पाबंदी की। साथ ही दिखाएंगे ऐसा रूह परवर मंजर जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। और आखिर में आलमी अहम खबरों पर करेंगे एक नज़र। बीजेपी के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलमानों और उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ को निशाना बनाने और हिंदुत्व और हिंदू धर्म की अलामात को गालिब करने की बराह रास्त या बिलवास्ता कोशिशें तेज़ होती गई हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन कोशिशों के दरमियान हिंदुत्ववादी अब पागल ही होते जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को महकमे तालीम ने अब इसलिए मुअत्तल कर दिया क्योंकि वो सुबह के असम्बली में उर्दू ज़बान की एक मकबूल और मारूफ दुआ या नज़म लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बच्चों से पढ़वाया करते थे। हिंदू ग्रुप बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल की इस दुआ या नज़म के पढ़ने पर खुश नहीं थे, इसलिए पुलिस से शिकायत की गई और 2 लोगों के खिलाफ, 2 टीचर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। दरअसल हिंदुत्व तंजीमों को खास तौर पर मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको पर एतराज़ था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं इलाके के एक सीनियर पुलिस अफसर का कहना था कि प्रेयर मंजूर शुदा फहरिस्त का हिस्सा नहीं थी और एक कम्युनिटी से मुताल्लिक थी। बता दें कि उर्दू शायर अल्लामा इकबाल ने यह दुआ या नज़म सन 1902 में लिखी थी। इकबाल ने जब बच्चे की दुआ लिखी थी तो शायद उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस नज़म के पढ़ाने पर किसी शख्स को मुलाजमत से हाथ धोना पड़ सकता है। हिंदुत्व तंजीम बजरंग दल के कारकुनान ने जुमे को गुरुग्राम के सेक्टर 69 में नमाज में खलल डाला है। एक वीडियो में तंजीम का एक रुकन मुसलमान नमाजियों को खुली जगहों पर नमाज न पढ़ने को कहता हुआ नजर आ रहा है। उस शख्स की शनाख्त अमित हिंदू के तौर पर कर ली गई है, जो कि बजरंग दल का कारकुन है। मुसलमानों की नमाज जुमा के लिए बिछाई गई सफ़ों को उठाने की भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जबकि पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद थे, ताहम उन्होंने हस्बे मामूल नमाज जुमा के इज्तिमा को ज़बरदस्ती रोकने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जो कारकुनान थे वो कह रहे थे कि वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि खुली जगहों पर नमाज नहीं होगी। कोई वो नहीं आ सकता, चलो यहाँ से तुम देवे को नहीं परमिशन बता दें कि दिसंबर 2021 में हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि खुली जगहों पर नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गुरुग्राम में कुछ जगहें जो मुसलमानों के लिए नमाज की अदायगी के लिए मुख्तस हैं वापस भी ले ली गई थी। वहीं पिछले साल गुरुग्राम में हिंदुत्व ग्रुपों की नमाज में खलल डालने की कई रिपोर्टें भी सामने आई थी। वैसे एक वक्त था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो बीजेपी ये दावा कर रही थी कि ये एक फ्लॉप शो है, कोई उसमें शिरकत नहीं करेगा और ये तमाम कांग्रेस के कारकुनान हैं जो उसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन अब मरकजी वजीर सेहत कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है और कोरोना के बढ़ने का खदशा है। वहीं अब कांग्रेस भी मरकजी वजीर सेहत के जरिए भारत जोड़ो यात्रा रोकने की गुजारिश पर कांग्रेस लगातार जारहाना रुख इख्तियार किए हुए है। अब कन्हैया कुमार ने मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला बोला है और कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि कोरोना का बीजेपी से ऐसा लगता है कि कोई खास रिश्ता है। तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे। और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। हम बार बार कह रहे हैं, शुरू से लेकर के आज तक कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी गंभीर है
और जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल होगा वो सबके लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए नहीं होगा और कांग्रेस के लिए होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी सिद्दीक कप्पन को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले से सिद्दीक कप्पन के पूरे 2 साल बाद जेल से बाहर आने का रास्ता हमवार हो गया है। कप्पन ने लखनऊ की एक अदालत के जरिए जमानत नामंजूर किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। इससे कबल 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी थी। वही सिद्दीक कप्पन की अहलिया का कहना है कि इंसाफ में ताखीर हुई है, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि उन्हें ज़मानत मिल गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये हकीकत है कि ज़मानत मिलने में इतना लंबा अरसा गुजर गया। सिद्दीक कप्पन की अहलिया ने कहा कि इससे कबल के केस में भी ज़मानत के 4 माह गुजर जाने के बावजूद ज़मानतों की तस्दीक अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है, लिहाजा वो नहीं जानती हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। याद रहे कि सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाते हुए हाथरस केस को कवर करने के लिए वहाँ जा रहे थे जब उन्हें मथुरा हाईवे पर गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से 2 साल से ज़ायद अरसे से वो जेल में ही कैद है। JNU के साबिक़ तालिब इल्म यूनियन लीडर उमर खालिद जेल से बाहर आ गए हैं। इससे कबल दिल्ली की कड़कड़टुमा अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक़ तलबा यूनियन लीडर उमर खालिद को 7 दिन के लिए उबूरी ज़मानत दे दी थी। उमर खालिद ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए 14 दिन के लिए ज़मानत तलब की थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 7 दिन की ज़मानत उनके मंजूर कर ली है। बता दें कि उमर खालिद अब 24 से लेकर 29 तारीख तक अपनी बहन की शादी के लिए अपने घर रहेंगे। और गुज़श्ता 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक बयान में कहा था कि उसने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और इसके तहत तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 एकड़ पर एक स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाया जाएगा, जिसमें दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के कैंपस होंगे। अब पता चला है कि ये यूनिवर्सिटी टेक्सास ऑस्टिन की मुमताज यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि उनका मुआहदा ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश हुकूमत को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत ने पहले ही उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की है और उसे गैर तस्लीम शुदा इदारे के तौर पर उसकी हैसियत नवंबर 2022 में रद्द कर दी गई थी, क्योंकि एक मुआयने के दौरान ये पाया गया था कि ये यूनिवर्सिटी की इमारत ही खाली थी। लेकिन अब हिंदुस्तान में योगी हुकूमत ने उसके साथ मुआहदा कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर शुरू हुए तनाज़े के दरमियान समाजवादी पार्टी के सदर और रियासत के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि सरमायाकारी का एक पैसा भी बैरून मुल्क से नहीं आया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि वो सरमायाकारी के नाम पर लोगों को गुमराह करना बंद कर दे। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। एक तरफ बीजेपी हुकूमतें गायों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं, गायों के ज़बीहे को बंद कर दिया जाता है और गाय के नाम पर इंसानों को मारने पर हिंदुत्ववादी तंजीमें तुली हुई हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के महकमे जंगलात की तरफ से रियासत के चामराज नगर ज़िले के जंगलों में गाय और मवेशियों की तादाद को महदूद करने के हुक्म ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। लोग हुक्काम से सवाल कर रहे हैं कि जहां हुक्मरान बीजेपी हुकूमत गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नारे लगाने में मसरूफ़ है, वो इस हुक्म से हैरान है। इस इक़दाम की मुखालफत करते हुए किसान तंजीमों ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत इस ऑर्डर को वापस लेने में नाकाम रही तो वो एहतिजाज करेंगे। महकमे जंगलात का दावा है कि गाय, भैंस, बकरी और दीगर के चरने की वजह से हरियाली ख़त्म हो रही है। महकमे ने लोगों को वार्निंग भी जारी की है कि इजाफी मवेशियों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया जाए। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि अगर मवेशियों को जंगल के इलाके में चरने के लिए छोड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही कर्नाटका रायता संघा के सदर ने नोटिफिकेशन पर एतराज़ जाहिर करते हुए कहा है कि जब हुकूमत गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बना रही है तो महकमे जंगलात कह रहा है कि गाय नहीं पालनी चाहिए। बता दें कि एक तरफ तो कर्नाटक हुकूमत ने कानून मंजूर कर लिया है कि गाय के ज़बीहा पर पाबंदी रहेगी और अब किसानों से ये कहा जा रहा है कि आप गाय को जंगलों में चरने के लिए भी छोड़ नहीं सकते। और बिहार के मोतिहारी में एक दिलखराश हादसा पेश आया है। यहाँ रामगढ़वा के नरेलगिरी में ईंटों के भट्टे की चिमनी में धमाका हुआ है और धमाके के सबब 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मलबे में अब भी 2 दर्जन से ज़ायद अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 16 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं ज़ख्मियों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और राहत बचाव का काम फ़िलहाल वहाँ जारी है। और हुकूमत ने मरने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि ज़ख्मियों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश हुई है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में बारान रहमत के रूह परवर मनाजिर देखने में आए और ज़ायरीन बारिश के बावजूद बैतुल्लाह का तवाफ़ करते रहे और मस्जिद नबवी में भी नमाज फज्र के वक्त शदीद बारिश हुई है।
متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں معتمرین کو طواف کے دوران اللہ سے دعائیں مانگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بارش کے بعد صحن مطاف مسجد کے داخلی اور خارجی راستوں کو خشک رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے گئے ہیں تاکہ اللہ کے مہمان آسانی اور سہولت کے ساتھ مناسک اور عبادت ادا کر سکے۔ ایک طرف تو مکہ مکرمہ سے یہ روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے تو دوسری طرف سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ شہر مکہ میں طوفانی بارش کے بعد آنے والے سیلاب نے شہر میں گاڑیوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سیلابی ریلے کی ویڈیو فوٹیج میں گاڑیاں پانی کے بہاؤ میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جبکہ کئی اہم سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ وہیں سعودی عرب کے سول ڈیفنس جنرل ڈائریکٹریٹ نے مکہ مکرمہ میں بارش سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹیاں بھی قائم کر دی ہیں۔ ڈائریکٹریٹ نے کہا کہ کمیٹیاں طوفانی بارشوں اور مقدس شہر میں آنے والے سیلاب سے متاثر ہونے والوں سے معاوضے کی درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیں گی۔ بتا دیں کہ نومبر میں ریکارڈ بارشوں کی وجہ سے ساحلی شہر جدہ میں آنے والے سیلاب میں 2 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ وہیں مکہ کے علاقے میں بحران اور آفات سے نمٹنے کے مرکز نے مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ جب تک ضروری ہو اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ امریکہ میں موسم سرما کے طوفان کی وجہ سے بیشتر حصے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ملک کی 2/3 آبادی کے لیے انتباہ جاری کیا گیا ہے جبکہ درجہ حرارت -40 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ کرسمس کی تعطیلات کے آغاز سے قبل ایک طوفان کے بم سائیکلون میں تبدیل ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے جو کہ شمالی میدانی علاقوں، بالائی وادی مسیسپی اور مغربی نیو یارک تک برفانی طوفان کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ کے موسمیاتی سروس نے بتایا کہ بم سائیکلون سے فی گھنٹے میں ½ انچ تک کی برف باری کا سبب بن سکتا ہے جبکہ طوفانی ہوائیں چلنے سے حد نگاہ 0 تک پہنچ سکتی ہے۔ وہیں نیشنل ویدر سروس نے بتایا کہ یخبستہ ہوائیں چل سکتی ہیں اور ناردرن روکیز سے گریٹ بیسن تک درجہ حرارت -40 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ وہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں تبصرہ کرتے ہوئے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے 2 بار ضرور سوچیں، متوقع طوفان بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ امریکہ کے اعلیٰ فوجی جنرل نے ترکی کو شام میں مداخلت سے باز رہنے سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراندازی کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ جنرل ایرک نے مزید کہا کہ میں اس بارے میں فکر مند ہوں۔ ترکیہ کا یہ عمل خطے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے اور اس سے شام کی 28 جیلوں میں قید داعش کے 4000 جنگجوؤں کے فرار کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ خیال ہے کہ ترکیہ کی بری فوج نے حال ہی میں شام کی سرحد میں گھس کر کرد جنگجوؤں کے خلاف آپریشن کیا تھا اور اس آپریشن میں تیزی استنبول میں بم دھماکے کے بعد ہوئی ہے جس کی ذمہ داری کرد عسکریت پسند تنظیم پر عائد کی گئی ہے۔ وہی ترکیہ پہلے ہی امریکی پالیسی سے ناراض ہے کیونکہ امریکہ شام اور عراق میں عسکری تنظیم جسے ترکیہ نے علیحدگی پسند تنظیم قرار دیا ہے اس کو وہ اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ عالمی قوتوں کی جانب سے روسی پیٹرول پر پرائس کیپ لگانے پر روس نے خام تیل کی پیداوار بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دراصل G7 ممالک اور یورپی یونین کی جانب سے روسی پیٹرول کی قیمت زیادہ سے زیادہ $60 فی بیرل مختص کی گئی تھی جس کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ مغربی ممالک کے اس اقدام پر جوابی کارروائی پر غور کیا جائے گا۔ تاہم یورپی ممالک اور G7 ممالک اپنے اقدام سے پیچھے نہیں ہٹے تھے جس پر روس نے اب یہ دھمکی دی ہے کہ پرائس کیپ نہیں ہٹائے گئے تو خام تیل کی پیداوار ہی بند کر دی جائے گی اور اس طرح دنیا پیٹرول کے مزید بحران میں مبتلا ہو جائے گی۔ بتا دیں کہ اس وقت عالمی سطح پر LNG اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس پر امریکہ نے سعودی عرب پر پیداوار بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا تاہم اوپیک نے اس بات سے انکار کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔